नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो भारत के हर टीचिंग एग्जाम में 100% पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ साथ 50 एमसीक्यू प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। जिसको भी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा उसे पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी जी की। सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। ये स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी और इसकी अध्यक्षता की थी दौलत सिंह कोठारी ने। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है इसका ईयर 1968। 1968 में पहली आई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की? दौलत सिंह कोठारी ने। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। पहली शिक्षा नीति का वर्ष पूछा गया है और पहली शिक्षा नीति के अध्यक्ष। केवल पहली शिक्षा नीति से ये दो ही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 के अंदर। उस समय सरकार थी राजीव गांधी जी की, यानी राजीव गांधी जी के शासनकाल में। इसलिए स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति थी। एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ आपको 68 और 86 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रहे होंगे। आप इन दोनों को ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। 68 उसके बाद सीधा 86। इसकी अध्यक्षता की थी दूसरी शिक्षा नीति की आचार्य राममूर्ति ने। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 1992 का संशोधन। 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया। उस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। प्रश्न पूछा जाता है 1986 की शिक्षा नीति में कब बदलाव किया गया? तो इसका सही जवाब 1992 होता है। अगला महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसे हम NEP 2020 भी बोलते हैं। ये स्वतंत्र भारत की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शिक्षा नीति थी और ये आई है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में और इसकी अध्यक्षता की है के कस्तूरी रंगन ने। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। जनवरी 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नई शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की गई। अब देख लीजिए 2015 से 2020 यानी लगभग 5 वर्ष का समय लगा है नई शिक्षा नीति को बनाने में। मई 2016 में अध्यक्ष बनाए गए थे TSR सुब्रमण्यम, लेकिन इनसे काम नहीं चला। तो फिर जून 2017 में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही प्रश्न पूछा जाता है नए अध्यक्ष के बारे में। अभी तक पुराने अध्यक्ष के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया। जून 2017 में डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को अध्यक्ष बनाया गया और फाइनली 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिस उस समय रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं। नई शिक्षा नीति पुरानी 34 वर्ष के बाद आई है। पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करने के लिए बनाई गई है, यानी प्रतिस्थापित करने के लिए, हटाने के लिए नहीं है। वर्तमान में पुरानी शिक्षा नीति भी कार्य कर रही है और नई शिक्षा नीति भी। धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जाएगा और नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी का
प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके अंदर 4 भाग और 27 अध्याय हैं। नई शिक्षा नीति में 4 तो भाग हैं और 27 अध्याय हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 4.43 निवेश से बदलकर 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी पहले जीडीपी का शिक्षा पर खर्च किया जाता था 4.43, अब खर्च किया जाएगा 6% हिस्सा। ये लक्ष्य रखा गया है। खर्च कितना होता है उससे कोई मतलब नहीं बनता, बहुत कम ही खर्च होता है शिक्षा पर। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा के हर एक स्तर पर छात्र शिक्षक के अनुपात को 30:1 रखा गया है और इसे कई क्षेत्रों में 25:1 भी किया जाना है। ये लक्ष्य रखा गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक क्षेत्र में 30:1 शिक्षक अनुपात होना चाहिए। वर्तमान में उच्च और प्राथमिक दोनों में अलग अलग है। अगला है, कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब शिक्षा मंत्रालय कार्य करेगा शिक्षा के क्षेत्र में। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्य करता था। प्रश्न पूछा जा सकता है, शिक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा नाम बदला गया है? यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला बिंदु है, नई शिक्षा नीति वर्तमान में सक्रिय 10+2 यानी 10+2 के शिक्षा मॉडल के आधार पर स्थान पर अब नया मॉडल होगा 5-3-3-4 का, यानी 53-34 का। नई शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ये हमने आपको बता दिया। अगला बिंदु है, अब तक कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, 11 के बाद विषय चुनते थे। यानी 10 तक सभी के लिए समान विषय होते हैं। ये वर्तमान में चल रहा था अब तक, और 11 के बाद विषय का चुनाव होता था। लेकिन अब सिस्टम बदल जाएगा। पहले 5 वर्ष 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होंगे, उसके बाद 3 से अगले 3 साल 8 से 11 साल के लिए होंगे, फिर उससे अगले 3 साल 11 से 14 वर्ष के लिए होंगे, और सबसे आखिरी के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए होंगे। पहले जो पुरानी शिक्षा नीति है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कार्य करती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति 3 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। ये शिक्षा नीति 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कार्य करेगी। अगला बिंदु है, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी। इसके अलावा भाषा के स्तर पर स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है। नई शिक्षा नीति में 3 भाषा फॉर्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा लोकल भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जहां संभव हो वहां कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। इसका अगला बिंदु है, 6ठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 6ठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर उसे इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, रोजगार शिक्षा कक्षा 6 से दी जाएगी। ये प्रश्न पूछा जाता है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। जो वर्तमान में बेरोजगारी फैल रही है उसे कम करने के लिए स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के लिए जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। अगला बिंदु है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव। बोर्ड परीक्षा अब 2 बार होगी,
इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, ना कि उनकी स्मृति का। इससे अधिक अंक लाने का दबाव समाप्त होगा। बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं लेंगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए गाइडलाइन बनाने का काम नई एजेंसियों को सौंपा जाएगा, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेंगी। और नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। माध्यमिक स्तर पर छात्रों के पास एक विदेशी भाषा सीखने का भी विकल्प होगा। एक विदेशी भाषा भी बच्चे सीख सकते हैं। अगला है रिपोर्ट कार्ड बच्चे का पोर्टफोलियो होगा। बच्चे को रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा, ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। शिक्षक शिक्षा बीएड 4 साल का होगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। बीएड 4 वर्ष का होने वाला है। 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में भी हो सकता है। अगला है ग्रेजुएशन 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, यानी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के, ये हमने पढ़ लिया तो बिंदु। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी, यानी प्रत्येक सबके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसी से प्रवेश होगा, लेकिन ये कॉलेज के लिए, हर संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। अगला है 1 वर्ष अगर पढ़ाई करते हैं तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष में उसे डिप्लोमा मिलेगा और 3 वर्ष में उसे डिग्री मिलेगी और 4 वर्ष में डिग्री के साथ साथ उसे रिसर्च की यानी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 1 वर्ष में उसे खाली प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 वर्ष अगर बच्चा पढ़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा और 3 वर्ष पढ़ता है तो उसे डिग्री मिलेगी और 4 वर्ष पढ़ता है तो डिग्री के साथ साथ उसे रिसर्च की भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला है, इसके अंदर बहुत सारे अध्याय हैं, लेकिन हम सभी अध्याय को नहीं पढ़ेंगे। कुछ अध्याय महत्वपूर्ण हैं, आप उनको देख लीजिए। पहले अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ECCE, जिसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध कराया जाएगा और 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, जिसे NCF ECCE कहा जाएगा। शिक्षाएं 2 तरह से होंगी, अनौपचारिक यानी 3 से 6 वर्ष के, और औपचारिक शिक्षा यानी 6 से 8, जो आंगनवाड़ी और बाल वाटिका में दी जाएंगी और स्कूल के अंदर। अध्याय 2 में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है FLN, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, बुनियादी शिक्षा एवं संख्या ज्ञान। लक्ष्य रखा गया है 2025 तक 9 वर्ष के बच्चे को पढ़ना लिखना एवं संख्याओं का ज्ञान कराना है और उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा, जिसे निपुण भारत मिशन भी कहते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है निपुण भारत मिशन। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और GER के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सकल नामांकन अनुपात, सभी तक की शिक्षा पहुँच हो, यानी सभी तक शिक्षा की पहुँच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। 2030 तक इसे 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। परख, यह अध्याय 4 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।
जिसे परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे परख कहा जाएगा। राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। राजस्थान में इसे असेसमेंट कॉल यानी आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है। यह RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित है, यानी RSCERT द्वारा उदयपुर से संचालित होता है। अगला बिंदु है NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु। क्योंकि ये वीडियो रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए हमने राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें शामिल किया है। पाठ्यचर्या निर्माण, राजस्थान की 60 डाइट के संयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसे NCF ECCE और NCF TE M, यहाँ M नहीं NCF होगा, NCF AE और NCF SE, चारों पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण भी किया गया है, जिसमें पहली समिति है पाठ्यक्रम समीक्षा समिति, दूसरी है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तीसरी है जिला शिक्षा अधिकारी, यानी ये तीनों समितियां कार्य करेंगी। अगला है राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं। BRC, CRC और डाइट की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर की जाएगी। अगला है नई शिक्षा नीति में सार्थक शब्द का क्या मतलब है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन्हें सार्थक कहा जाता है। उच्च शिक्षा में MPhil के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया है, ये हमने आपको बता दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट नोट हमने ये आपको बता ही दिया है। तो चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। पहला है ये राजस्थान के अंदर 2022 में टीचिंग का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है। स्तर 3 में बांटा गया है, 5 स्तर में, 4 स्तर में या 2 स्तर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 स्तर में बांटा गया है। 53 34 ये आप पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 है नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है कर्नाटक। जब भी कोई नई नीति बनती है भारत में, कोई न कोई नाटक जरूर करता है। प्रश्न नंबर 3 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। पहला है दिशा, परख, दीक्षा, निखार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है परख नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। पहली की हुई थी 1968 में, दूसरी की हुई 1986 में और 1992 में 1986 का संशोधन हुआ और तीसरी 2020 में। प्रश्न नंबर 5 है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है। हिंदी, संस्कृत, मातृभाषा, अंग्रेजी। मातृभाषा और स्थानीय भाषा को रखा गया है। इसे हम कक्षा 8 तक भी ले जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम पुनर्गठन किया गया है। ये आप जानते हैं
5334। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? पहला है 1993, 1992, 1990 या 1991। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल। दूसरा है बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था के लिए मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा। ये है ECCE की पूर्ण रूप। प्रश्न नंबर 9 है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2030 तक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को पहला ऑप्शन है बच्चे के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। दूसरा है को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक आकलन आवश्यकता के रूप में देखती है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, उडुपी रामचंद्र राव, जी माधव राव या डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन? इस प्रश्न का सही जवाब डी है, कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। रमेश पोखरियाल निशंक थे शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? 34 वर्षों के बाद। प्रश्न नंबर 13 है, किस शिक्षा नीति को जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया? ये लागू किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी द्वितीय शिक्षा नीति की जगह पर, और इसमें संशोधन 1992। पहली शिक्षा नीति 1968। प्रश्न नंबर 14 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पादन का यानी GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%, 8, 9, 7.5। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 6%। इससे पहले 4.43% खर्च किया जाता था। अगला प्रश्न नंबर 15 है, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? ये मातृभाषा और स्थानीय भाषा में होगी। 20 का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 16 है, कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 4 से 18, 5 से 19, 3 से 18 या 3 से 19? इसमें रखा गया है 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को। इससे पहले 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन 2020 के अनुसार अब 3 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? पहला है रटकर सीखना। दूसरा पाठ्यचर्या के मूल्यांकन का मानकीकरण। तीसरा प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण।
चौथा, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठचर्या। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठचर्या। प्रश्न नंबर 18 है, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? पहला, परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, विद्यार्थियों की जरूरत पूरा करने हेतु लिपिक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित समायोजन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित समायोजन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? पहला है, रचनात्मक आकलन, बिल्कुल सही है। नियमित आकलन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सूचनाओं के आधार पर गृह शिल्प पर केंद्रित यानी घर के कार्य पर केंद्रित, बिल्कुल गलत है। शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप, ये बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा, ए, बी और डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? पहला, परीक्षा केंद्रित, ये पहले भी नकारात्मक था और अब भी नकारात्मक है। अध्यापक केंद्रित, ये नकारात्मक है। अधिगमकर्ता केंद्रित और बहिष्कार केंद्रित, बहिष्कार भी नकारात्मक चीज है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ता केंद्रित यानी बाल केंद्रित। प्रश्न नंबर 21 है, अभिकथन ए है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अभिकथन बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे अपनी अमृत भाषा में, सार्थक अमृत नहीं मातृभाषा होगा, अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं एवं समझते हैं। ये भी बिल्कुल सही कथन है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जाती है कि शिक्षा, पहला है, दो पाठ्यचर्या की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। दूसरा है, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम पर आधारित और कंठस्थीकरण दोनों चीज़ें नकारात्मक हैं। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए या समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। डी इसका सही जवाब है, समालोचनात्मक चिंतन पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 23 है, समकालीन शिक्षा की नीतियाँ जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए। पहला है, स्मरण आधारित, दूसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, अनुभवात्मक, परीक्षण उन्मुख। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुभवात्मक। प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे शिक्षा की समकालीन नीतियाँ बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं? समालोचनात्मक चिंतन, ये प्रश्न अलग अलग तरीके से दो अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 25 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? पहला है, अपनी मातृभाषा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, में शिक्षित होना 9वीं शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। ये बाधक नहीं बल्कि सार्थक होता है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सिखाने और बोलने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा को नहीं बल्कि मातृभाषा को। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संख्यात्मक लाभ हैं। चौथा, द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। ये बाधा नहीं डालता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बाल विद्यार्थियों के लिए
बहुभाषी होने के उच्च संख्यात्मक लाभ हैं। अगला प्रश्न नंबर 26 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? पहला है सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न कर डर पैदा करना। डर पैदा करना नकारात्मक चीज है और तनाव पैदा करना भी। इसमें दोनों ही शब्द नकारात्मक हैं। जहाँ जहाँ ए दे रखा है उस ऑप्शन को काट दीजिए। देख लीजिए कितनी आसानी से इसका सही जवाब मिल गया। ऑप्शन चौथा, अध्ययन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा मिल गया आपको। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। अगर किसी ऑप्शन में दोहराना भी नकारात्मक दे रखा होता तो दोहराना भी नकारात्मक की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 27 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। पहला, मानकीकरण से लचीलापन, बिल्कुल सही है। रचनात्मक मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन, रचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयक अदा से कठोरता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, मानकीकरण से लचीलापन। प्रश्न नंबर 28 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला, रखने की क्षमता का परीक्षण, यहाँ रखने नहीं सीखने होना चाहिए वैसे। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मानदंड बताना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ये मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दिव्यांग छात्रों के शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? पहला, उपर्युक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। तीसरा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अनिवार्य विशेष शिक्षा। ये 2020 को प्रावधानों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 30 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीय को शामिल करना चाहिए? संख्यात्मक सामाजिक आध्यात्मिक, संख्यात्मक भौतिक, संख्यात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक, भौतिक क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, संख्यात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक। प्रश्न नंबर 31 है। 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रखने की क्षमता, ये दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह इस भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? पहला है, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। ये नकारात्मक चीज है। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ये बिल्कुल सही कथन है। अध्यापक को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए। हेतल को उन अनुभागों में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। एक चीज और समझ लीजिए, अगर प्रश्न सकारात्मक है और बाकी तीन ऑप्शनों से कोई एक ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी बहुत ही अधिक बड़ा है, तो उसके सही होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रश्न नंबर 33 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सो नहीं हो जाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा, पहला है तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण यानी नकारात्मक चीज, प्रत्येक 3 माह के बाद
विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ावा देना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा नीति में आपको एक शब्द जरूर ध्यान रखना है, समालोचनात्मक चिंतन, क्योंकि ये सबसे सकारात्मक शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? पहला है, विद्यार्थी के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंगों से तुलना करना। तुलना करना विद्यार्थी की नकारात्मक चीज है। विद्यार्थी की संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, ये हमने अभी देखा था। 3 चीजें शामिल होती हैं इसके अंदर, और इसका सही जवाब भी ऑप्शन बी है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। अगला प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? पहला, उस ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में नकारात्मक चीज, वर्ष पर्यंत पेयर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थी के प्रदर्शन का प्रगति पत्र, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। अभी हमने देखा था 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। देख लीजिए, एक साथ प्रश्न घुमा फिराकर अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए और एक समावेशन को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य या स्वआकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, पोर्टफोलियो, मानक निर्देशन, मानदंड निर्देशित परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, समूह कार्य, स्वआकलन और पोर्टफोलियो, ये 3 चीजें समावेशी को प्रस्तावित करती हैं। अगला प्रश्न नंबर 37 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं, जैसे विधियां, और ये 2 बार टाइप हो गया है, जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वाह का प्रस्ताव रखती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती हैं। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, हम आपको दोबारा दिखा देते हैं। ये चीज़ पहले भी नकारात्मक की श्रेणी में थी। इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था ये रहा, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, यहाँ ये गलत था। अब देख लीजिए अपना प्रश्न जो हमने अभी पढ़ा है, आपको पता चल गया होगा इसका सही जवाब, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन ये नकारात्मक चीज है, तो हमें नकारात्मक ही प्रश्न चाहिए था। देख लीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा, ये होता है योगात्मक से रचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 38 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, विद्यार्थियों में भावनात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति। प्रश्न नंबर 39 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, मानकीकरण से लचीलापन, दोबारा रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय के आने वाले, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता, ये भी दोबारा रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 42 है, ये प्रश्न नया है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? पहला है, अन्वेषण आधारित अधिगम, दूसरा है कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, वेधन तथा बार बार अभ्यास, चर्चा आधारित कक्षाएं। बार बार अभ्यास नकारात्मक की श्रेणी में आता है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न नंबर 42 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों को अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या को शिक्षा शास्त्र
यानी इसको होना चाहिए संलग्न और संदर्भित को। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट हो गया। प्रश्न दोबारा रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग एग्जामों में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं घुमा फिरा कर, और हमने अलग अलग एग्जामों से प्रश्नों को उठाया है, इसीलिए ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश किसके रूप में करती है? एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। प्रश्न नंबर 47 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह होगा मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित, मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित, विद्यार्थियों के प्रदर्शन के उसके सहपाठियों की तुलना पर आधारित, विद्यार्थियों की प्रगति में विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे। डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 48 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से रखने के कौशलों का परीक्षण करना, रखने नहीं सीखने के कौशलों का परीक्षण करना। दूसरा, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। केवल शब्द नकारात्मक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उसका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। विद्यार्थियों को वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल नकारात्मक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये अंतर्निहित सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 49 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? पहला है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, बिल्कुल सही है, बिना भार के शिक्षा पहले से चला आ रहा है। दूसरा है विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलापन में वृद्धि, बिल्कुल सही है। रटन अधिगम को महत्व देना, रटना पहले भी नकारात्मक है, अब भी नकारात्मक होगा, यानी तीसरा इसका गलत हो गया। चौथा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? आपको ये प्रश्न पढ़कर जल्दी इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि तुलना ये नकारात्मक शब्द है। बाकी के आपको 3 ऑप्शन बचे, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना, और जिन लोगों को ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट के अच्छी प्रैक्टिस करनी है, वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।